वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 5 जो है रासायनिक बलगतिकी, चैप्टर 4 है शायद आपकी बुक में, रासायनिक बलगतिकी। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था। शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ जो हैं उनका हमने समाकलित वेग समीकरण निकाल के दिखाया था कि किस प्रकार से समाकलित वेग समीकरण निकलता है। उसका मात्रक बताया था मैंने आपको, और ग्राफ जो है कैसे बनेगा उसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। आज जो है हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल जो है क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक अभिक्रिया है शून्य कोटि की, ए से बी बन रहा है और ए की जो है प्रारंभिक सांद्रता ए है। कुछ समय पश्चात जो है ए पूरी तरह से बी में परिवर्तित हो जाता है। वह समय जिसमें प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है उस समय को हम इसका अर्धआयुकाल कहते हैं। क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए इस अर्धआयुकाल को हम शून्य कोटि का अर्धआयुकाल कहेंगे। a/2 ये है मात्रा और ये है समय, जहाँ a जो है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता थी। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a जो थी वो कुछ समय पश्चात आधी हो गई, a/2 हो गई। हमने कल समीकरण निकाला था कि x ये जो है शून्य कोटि के लिए वेग समीकरण निकाला था हमने, x/2 बराबर k। इसी को आगे काम में लेंगे। अब हमें पता है कि सांद्रता जो है ये x जो है उत्पाद की सांद्रता थी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, t समय था, k जो था वो स्थिरांक था। अब k का मान निकाल रहे हैं हम इससे। मात्रा जो हमने a/2 लिख दी क्योंकि आधी हो चुकी है। समय जो है ये लिख देंगे हम, तो t हाफ बराबर मात्रा और अपॉन k आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं अर्ध अभिक्रिया जो है, अर्धआयुकाल जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। t1/2 इक्वल टू, ये गुणा नहीं है, a/2/k। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 कहाँ गए देख लीजिए आप। इसको 1/2 से लिखेंगे इक्वल टू a/2k। k भी कांस्टेंट है और 2 का भी मान कांस्टेंट होता है इसलिए हमने निशान लगा दिया समानुपाती का और a लिख दिया, 2 नहीं लिखा है क्योंकि 2 और k को जो है उसके लिए हमने ये निशान काम में ले लिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि अर्धआयुकाल जो है वो सांद्रता पे, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। अगर परीक्षा में आपके प्रश्न आता है कि यह सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन निकाल के दिखाना होगा कि किस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता और अर्धआयुकाल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। कुछ उदाहरण देख लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। पहला उदाहरण है H2 और Cl2 जो है परिवर्तित हो रहे हैं HCl में सूर्य की उपस्थिति में। दूसरा उदाहरण जो है, अगर मान लीजिए आपको इस क्रिया दे दी गई है और आपको कहा है कि इसका वेग, इस क्रिया को वेग के संदर्भ में लिखिए, तो इसको लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो ऊपर आपको इस तरह से 0 लगाना पड़ेगा। 0 माने शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक और है PH3P4 प्लस H2, इसका भी वेग निकालेंगे तो K PH3 ऊपर 0 लिख देंगे क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अधिकांश अभिक्रियाएँ जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ होती हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जिस प्रकार से हमने कल पढ़ा था कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिस प्रकार से हमने कल पढ़ा था कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें वेग जो होता है, जब उसका वेग समीकरण लिखते हैं तो जो अभिकारक हैं उनका जो ऊपर घातांक होता है उसका योग जो है शून्य कोटि के लिए 0 आएगा। आज हम प्रथम कोटि पढ़ रहे हैं तो जो अभिकारक हैं A और B, इनके घातांक जो है उनका योग जो है 1 आएगा, क्योंकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। शून्य कोटि हमने कल पढ़ी थी। मान लीजिए कोई क्रिया है R बराबर K, A का पावर आधा है,
बी का पावर आधा है। तो इस क्रिया को भी हम शून्य कोटि की क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे हाफ प्लस हाफ तो हमारा 1 आ जाएगा। ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें ए और बी जो है उनके अभिकारकों की सांद्रता उनके सापेक्ष जो है आधा है, उनके घातांक दोनों के आधे आधे हैं। तो इसको भी हम दोनों मिला के जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमको कह सकते हैं, क्योंकि हाफ प्लस हाफ जो है 1 हो जाएगा। मान लीजिए एक क्रिया है जिसमें ए जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। जब समय 0 था तब ए की मात्रा ए थी और उत्पाद उसमें बनना शुरू नहीं हुआ था, इसलिए उत्पाद की मात्रा 0 थी। जब समय t बराबर t हो गया तो ए की मात्रा घटेगी और उत्पाद की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, x हो जाएगी। जितनी इसकी मात्रा घटेगी उतना ही अपना उत्पाद बन जाएगा। इस क्रिया के लिए समीकरण लिखेंगे, वेग समीकरण। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रथम कोटि की है इसलिए पावर 1 लिख दिया है। r बराबर कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट के संदर्भ में ये हो जाएगा कि a का पावर 1। हमें पता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है सांद्रता अपॉन समय होता है। अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सांद्रता अपॉन समय होता है। सांद्रता जो है उत्पाद की dx है, समय dt हो गया। इसको हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग। अगर हम इसके संदर्भ में लिखेंगे अभिकारक के तो माइनस का निशान लगाएंगे, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ए की मात्रा जो है कुछ समय बाद हमें पता है a माइनस एक्स रह जाएगी इसकी मात्रा, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं dt बराबर dx अपॉन dt। इसको हम बराबर कर सकते हैं कांस्टेंट a माइनस एस, जो मात्रा इसकी बच जाएगी। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स। इस पूरे समीकरण को जो है, ये समीकरण है पूरा, इसको हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण क्या होगा, तो आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा, dx अपॉन dt कॉन्स्टेंट है ये स्थिरांक a माइनस एक्स। अब इसका जैसे हमने शून्य कोटि के लिए समाकलन किया था, अब इसका समाकलन करेंगे। dx अपॉन dt का समाकलन करेंगे और एक तरफ जो है हम इसको लिखेंगे के a माइनस एक्स। के कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x वाला इसके नीचे आ जाएगा, t वाला यहाँ चला जाएगा, तो हमारी बन जाएगी dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा dt। हमने पढ़ा था कल जब समाकलन करते हैं इसका, तो इसको x का मान माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, a माइनस एक्स। इसको हमने के टी प्लस सी लिखा था, सी एक स्थिरांक है। अब क्योंकि क्रिया बिल्कुल शुरू हुई है, उसमें t का मान भी 0 है और a का मान भी 0 है। ये दोनों जो वैल्यू हैं इसमें अगर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ 0 डाल दिया और यहाँ भी 0 डाल दिया, बराबर c का मान आ गया। इसको हम चाहें तो 1 नंबर अभिक्रिया कह सकते हैं। अभी c का मान जो है हम इसमें रखेंगे, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। 2 में से 1 में मान रखेंगे, 2 का मान 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, माइनस in a माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू के टी प्लस सी था, ये देखिए सी है प्लस सी, लेकिन हमें सी की जगह माइनस in a लिखना है, तो ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। इसको सामने लिख देंगे, माइनस वाले को पीछे लिख देंगे, इक्वल टू के टी हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका और है, मैथ्स वाले अच्छी तरह जानते होंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको बराबर के टी हो गया। अब in जो है
ये जो आई एन है अगर इसको हम हटाना चाहें तो इसको हम 2.303 लॉग 10 के बेस में अगर इसको लिखना चाहें तो इस आई एन की जगह जो लिखा है ना, आई एन नहीं सॉरी एल एन जो लिखा हुआ है, एल एन की जगह 2.303 लॉग 10 जो है उसके संदर्भ में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर के टी। ये जो हमारा निकला है ये है हमारा प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब क्योंकि बिना ऊपर वाला जो निकाला था हमने dx इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये वाला इसको मैंने अवकलित वेग समीकरण बोला था क्योंकि इसमें हमने समाकलन नहीं किया था। लेकिन जो समाकलन करने के बाद में 2.303 लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स के संदर्भ में निकलेगा उसको हम बोलेंगे समाकलित वेग समीकरण। ये अवकलित वेग समीकरण हो गया, ये समाकलित वेग समीकरण हो गया। अब इसका हम निकालेंगे मात्रक। मात्रक कैसे निकालते हैं इसका, ये आपको जो अलग अलग इनके दे रखे हैं सूत्र वो याद करने पड़ेंगे। प्रथम कोटि के लिए के कितना होता है, शून्य कोटि के लिए कितना होता है। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स का भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें आपको प्रथम कोटि शून्य कोटि के न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। मात्रक निकालने के लिए पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं हम। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स लिख लिया मैंने। ये कांस्टेंट है, वैल्यूज़ का नहीं लेंगे हम। समय जो है हमें पता है, टाइम जो है सेकंड में होता है। ए जो है सांद्रता है, ये भी सांद्रता है तो ऊपर भी सांद्रता लिख देंगे और नीचे भी सांद्रता लिख देंगे। ये कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। टी जो है सेकंड में है, ए जो है सांद्रता है और ए माइनस एक्स भी सांद्रता है, ये इससे कट जाएगा। हमारा मात्रक आ जाएगा के सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए जो है मात्रक है के का सेकंड इनवर्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस प्रकार से मात्रक जो है वो शून्य कोटि का और प्रथम कोटि का अलग अलग मात्रक हैं दोनों के ही, तो दोनों ही आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार मात्रक निकालना आपको आ जाएगा, उसके बाद चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। अब ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखेंगे इसका हम। पहले हम ग्राफ बनाने के लिए मैंने कल आपको 3 तरह के ग्राफ बताए थे। ग्राफ तभी बनाने में संभव हो सकेगा आपके लिए जब y इक्वल टू या तो एम एक्स के संदर्भ में इसको इक्वेशन को बना लेंगे, जो इक्वेशन निकली है हमारी, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना लेंगे, या फिर y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जो है, इन तीनों में से एक जो है उसके संदर्भ में जब तक आप क्रिया को कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसके सूत्र को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका मात्रक ये इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ग्राफ नहीं बन पाएगा। इसकी प्रथम कोटि के लिए थी के बराबर 2.303 अपॉन जो हमने निकाला था पहले अभी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स था। इसको थोड़ा सही करेंगे हम। के टी, टी को उधर ले जाएंगे, 2.303 इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा ये, या फिर इसको लिख सकते हैं 2.303, ये अलग से टी लिख दिया, ये हो गया लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। इसको इन तीनों से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि शक्ल इसकी इससे मिलती है। इसकी शक्ल हमारी जो मिलती है y, ये हो गया m और ये x। तो इसके और इनके बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देख लेंगे। जी ग्राफ बना दिया मैंने। एक तरफ ये लिख देंगे लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स लिख देंगे एक तरफ टाइम लिखते हैं हम, और क्योंकि इसमें c का मान नहीं है कुछ भी तो ये ग्राफ 0 से पास होगा और ये इसका ढाल हो जाएगा। यहाँ 90 का एंगल बनाते हैं और ढाल बराबर हम लिख देंगे के अपॉन ये वाला 2.303। ये ग्राफ बन गया जब हम लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तब इस तरह की शक्ल बनेगी। इसका एक ग्राफ और बना के बता रही हूँ मैं, इसी को आगे सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन हमारे ऊपर, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एक ग्राफ और बनेगा इसका। देखिए कैसे बनेगा। 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये जो है ना, ये वाला निकल आएगा इससे।
लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन, अभी निकाला था ना, उसी को दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। ये हो गया लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। इसको और खोल के लिख लेते हैं। लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स लिख दिया मैंने, इसको बराबर हो जाएगा के टी अपॉन 2.303। लॉग ए हो गया माइनस लॉग ए माइनस एक्स हो गया के टी अपॉन, अब इसको इधर ले जाएंगे हम, माइनस लॉग ए माइनस एक्स हो गया इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 माइनस लॉग ए हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, लेकिन यहाँ माइनस का निशान आपको दिख रहा होगा तो पूरे निशान हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303। ये माइनस है, इस माइनस का निशान को हटाने के लिए हमने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस के टी अपॉन 2.303 हो गया, ये प्लस हो जाएगा लॉग ए। अब जो है इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें देखेंगे c का मान जो है लॉग ए हो गया, m जो है वो k अपॉन माइनस के अपॉन 2.303 हो गया, और y की जगह लॉग ए माइनस एक्स है। तो इसका ग्राफ जो है पहले वाले ग्राफ से थोड़ा सा अलग बनेगा। देख लीजिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ, क्योंकि यहाँ c का मान, यहाँ जो है c का मान दिया हुआ है। जब c का मान देते हैं तो ग्राफ जो है 0 से शुरू ना होकर यहाँ से शुरू होता है, और इसका मान होता है लॉग ए। वैसे यहाँ भी स्लोप बनेगा, ढाल है ये, ढाल बनने के बाद में ढाल बराबर लिख देंगे हम माइनस के अपॉन 2.303 माइनस के अपॉन 2.303, ये ढाल का मान आ गया। यहाँ लिखेंगे लॉग ए माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे लॉग ए माइनस एक्स, यहाँ लिख दिया हमने, ये इधर ग्राफ बन गया। यहाँ टी समय लिखते हैं हम। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जब हम लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जब हम लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ये 0 से पास होगा, और ये जो है लॉग ए का मान यहाँ देंगे, ये 0 से पास नहीं होगा। इसका अर्ध आयुकाल देख लीजिए, इसका भी अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। शून्य कोटि कैसे हमने निकाला था, वैसे ही प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए भी अर्ध आयुकाल निकालना है हमें। इसकी सूत्र हमने देख लिया, वेग का k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। इसका x का मान जो है हमें पता है, अर्ध आयुकाल जब निकालते हैं तो x का मान, सांद्रता आधी हो जाती है तो समय भी आधा होता है। उस समय अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें प्रारंभिक सांद्रता जो है वो आधी हो जाती है, a अपॉन 2 हो गई, और टाइम भी आधा है। वैल्यू पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह टी हाफ लिख देंगे, लॉग ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ हो जाएगा ये, और ये लॉग ए अपॉन 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे तो 2a माइनस ए हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा इसका। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए टी हाफ इज इक्वल टू, ये देखिए इस टी हाफ को यहाँ ले जाएंगे, के को नीचे ले आएंगे। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग 2। तो टी हाफ इज इक्वल टू लॉग 2 का मान आप याद कर लेंगे 0.3010 होता है इंटू पॉइंट, टी हाफ इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे लिख दिया, के को के लिख दिया। लॉग 2 का मान हमें लिखना पड़ेगा 3010। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ हम देखेंगे कि जो अर्ध आयुकाल है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि शून्य कोटि में जो है वो अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर करता था। तो प्रश्न जो है आपका सीधा नहीं आएगा कि शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल निकाल के दिखाइए या प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल निकाल के दिखाइए। प्रश्न आपका ऐसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि
शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल सांद्रता पर निर्भर करता है, या फिर ऐसे आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ देखो सांद्रता का कोई भी टर्म नहीं है, इसमें एक कांस्टेंट है, एक 0.693 है। यहाँ सांद्रता के लिए जो हम ए लेते हैं मान, वो मान कहीं भी नहीं आ रहा है। जब सिद्ध करने वाला शब्द आएगा तो आपको ये पूरी डेरिवेशन करके निकाल के दिखानी होगी। एक और है आपके लिए अंतराली वेग समीकरण। कभी कभी पूछ लेते हैं कि दो अलग अलग अंतराल दिए हुए हैं, एक टाइम दिया हुआ होगा आपको T1 दिया होगा, एक टाइम आपको दिया होगा T2। उस समय जो है आप कैसे निकालेंगे, ये प्रथम कोटि के लिए वेग अभिक्रिया जो है उस प्रकार से कैसे निकाली जाएगी आपके। तो अंतराली समीकरण और देख लीजिए आप। हो सकता है आपसे पूछ लेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अंतराली वेग समीकरण क्या होता है, वो बताइए हमें। ये हमने याद कर लिया है, k बराबर 2.303/t log a/a - x होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अंतराल है, एक अंतराल हमने टाइम मान लिया T1 और दूसरे अंतराल का टाइम हमने मान लिया T2। जब अंतराल T1 था तो इसका सांद्रता को हमने मान लिया x1, और जब अंतराल T2 था तो सांद्रता को मान लिया हमने x2। इसी जो दे रखी है हमने ये सूत्र निकाल रखा है प्रथम कोटि का। इसमें एक बार T1 पुट कर देंगे वैल्यू और एक बार T2 पुट कर देंगे। देखिए क्या बन जाएगा, k = 2.303/T1 लिख दिया मैंने एक बार, log a/a - x हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लीजिए। दूसरे का k बराबर 2.30, x का मान भी यहाँ x1 लिखना पड़ेगा मुझे, अपॉन ये T2 लिख देंगे और इसका हो जाएगा log a/a - x2। दोनों सेम है। इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये समीकरण हमारी बन जाएगी T1 बराबर 2.303/k log a/a - x1, और दूसरी बन जाएगी T2 = 2.303/k log a/a - x2। दो समीकरण हो गई, इसको एक नाम दे देंगे और इसको दो दे देंगे। दो में से एक को घटाएंगे, हमारा हो जाएगा T2 - T1। इधर वाला घटा के इस तरफ लिखेंगे हम और उधर वाला घटा के हम उस तरफ लिखेंगे। 2.303/k log a/a - x2 माइनस log a/a - x1। चाहो तो ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा T2 - T1 = 2.303। इसको हल करेंगे आप, log a - x1, नीचे भी एक a आ जाएगा, a - x2, a कट जाएगा। ये जो है हमारी प्रथम कोटि के लिए, ये प्रथम कोटि के लिए है अंतराली वेग समीकरण। मैंने अलग अलग बताई हैं, एक को आपको समाकलित अवकलित वेग समीकरण बताई है, एक आपको मैंने समाकलित वेग समीकरण बताई है, और ये अंतराली वेग समीकरण है। तो आप नाम से कंफ्यूज ना होकर जो पूछा जाए उसी के बारे में लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए प्रथम कोटि के। अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन, या अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन हो गया। तो गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर ये बना लेगा। इसको अगर आप लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि है तो यहाँ 1 लिखेंगे इसको। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन सबने पढ़ा है। इसको जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो ये एल्केन बन जाता है C2H6। इसका भी हम जब लिखेंगे वेग, यहाँ कांस्टेंट रह गया तो इसको हम लिखेंगे C2H4, ऊपर 1 लिखेंगे। क्योंकि पूरा इस शून्य कोटि का उदाहरण नहीं है, प्रथम कोटि का उदाहरण है, और इसमें दो जो हैं आपको दिख रहे हैं कि दो अभिकारक हैं, तो इसका मतलब जो H2 के संदर्भ में H2 की मात्रा अधिक होती है तो उसके संदर्भ में इसको 0 लेते हैं। तो इसका कुल मिला के जो वेग हो जाएगा, कोटि हो जाएगी इसकी, वो 1 हो जाएगी, क्योंकि इसके H2 के संदर्भ में जब मात्रा अधिक होती है तो उसकी कोटि में हम 0 लेते हैं।
आगे वाले वीडियोस में आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ जो है न्यूमेरिकल्स मैं और करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा समझाई जाने वाली चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं आपको टाइम टाइम पे मिल सकें। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।